नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन रोज की उलझन के बारे में। हम छोटे छोटे फैसलों पर भी इतना ज्यादा क्यों सोचते हैं? हाँ, बिल्कुल। कभी ऐसा होता है ना कि भाई क्या खाना है या कौन सी टी शर्ट पहननी है, इस पर भी दिमाग एकदम घूम जाता है। हाँ, हाँ, बिल्कुल होता है। एकदम छोटा सा फैसला लगता है पर घंटों निकल जाते हैं सोचते सोचते। तो आज हम इसी को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों होता है ऐसा। एग्जैक्टली और ये बहुत ही जानी-पहचानी फीलिंग है, सबके साथ होता है कभी ना कभी। और मज़े की बात शायद ये है कि ये फैसले उतने कॉन्शियस मतलब उतने सोच-समझ कर शायद लिए ही नहीं जाते जितना हमें लगता है। अच्छा। हाँ, आज इसी के पीछे की जो साइंस है, जो रिसर्च है, उसको थोड़ा टटोलते हैं, देखते हैं दिमाग के अंदर आखिर क्या खिचड़ी पकती है ऐसे में। कूल, चलो पता लगाते हैं। ओके, तो इसे थोड़ा खोलते हैं, कहाँ से शुरू करें? ये जो अजीब सी फीलिंग है कि दिमाग अटक गया है सिंपल सी चीजों पर, ये आती कहाँ से है? देखिए, न्यूरोसाइंस में ना कुछ बड़े मतलब चौंकाने वाले एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं इस बारे में। हम्म। जैसे वो बेंजामिन लिबिट का एक फेमस एक्सपेरिमेंट है 80s का। हाँ, सुना है मैंने शायद। उसमें लोगों को बस ये करना था कि भाई जब मर्जी हो अपनी कलाई मोड़ लो। सिंपल। ओके, कलाई मोड़नी है। हाँ। और साथ में उन्हें ये नोट करना था कि उन्हें ये कलाई मोड़ने का जो इरादा है वो ठीक किस पल महसूस हुआ। एक घड़ी देखनी थी उनको। अच्छा, ठीक है। तो इस दौरान उनके ब्रेन की एक्टिविटी को ईईजी से मॉनिटर किया जा रहा था। हम्म। और हैरान करने वाली खोज ये हुई कि ईईजी ने दिखाया कि ब्रेन में एक खास तरह की एक्टिविटी जिसे रेडीनेस पोटेंशियल कहते हैं। रेडीनेस पोटेंशियल मतलब तैयारी। हाँ, एक्शन के लिए तैयारी। तो ये एक्टिविटी एक्शन करने के कॉन्शियस इरादे से, यानी जब उस इंसान को लगा कि हाँ अब मुझे कलाई मोड़नी है, उससे लगभग 350 मिलीसेकंड पहले ही शुरू हो गई थी। क्या 350 मिलीसेकंड पहले? मतलब 1 सेकंड के तिहाई हिस्से से भी ज्यादा वक्त पहले। हाँ, इतनी सिंपल सी चीज के लिए भी दिमाग ने एक्शन शुरू कर दिया, इससे पहले कि हमें पता चला कि हमने फैसला किया है। वो वाह। ये तो सच में सोचने वाली बात है। हाँ, कमाल की बात है। मतलब एक्शन शुरू होने की तैयारी दिमाग में पहले हो गई, कॉन्शियस अवेयरनेस बाद में आई। वाओ, ओके, यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। हाँ, और ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद हाल में जो एफएमआरआई स्टडीज हुई हैं। अच्छा, एफएमआरआई मतलब वो जो दिमाग के अंदर की तस्वीरें लेता है। हाँ, जो ब्रेन में ब्लड फ्लो देखकर एक्टिविटी पता लगाता है। उन स्टडीज ने तो इसे और भी आगे बढ़ाया है। कैसे? एक स्टडी में पाया गया कि ब्रेन एक्टिविटी के पैटर्न को देखकर करीब करीब, आप यकीन नहीं करेंगे, 7 से 10 सेकंड पहले तक। 10 सेकंड पहले? हाँ, 10 सेकंड पहले तक ये प्रिडिक्ट किया जा सकता था, अंदाजा लगाया जा सकता था कि कोई व्यक्ति बायां बटन दबाएगा या दायां। 10 सेकंड? ये तो बहुत ही ज्यादा टाइम है। मतलब 350 मिलीसेकंड से सीधे 10 सेकंड। हाँ, हालांकि ये जरूर है कि एक्यूरेसी कोई 100% नहीं थी, करीब 60% के आसपास। अच्छा, मतलब तुक्के से थोड़ी बेहतर। हाँ, बिल्कुल, चांद से बेहतर थी। हम्म। लेकिन फिर भी ये इस तरफ इशारा तो करता ही है कि हमारे कॉन्शियस एक्सपीरियंस में आने से काफी पहले हमारा अनकॉन्शियस माइंड या ब्रेन प्रोसेस हमें किसी एक तरफ झुका रहा होता है। तो सवाल ये उठता है कि फैसला असल में कर कौन रहा है? क्या ये हमारा कॉन्शियस मैं है जो गाड़ी चला रहा है, या हम बस एक पैसेंजर है जिसे लग रहा है कि स्टीयरिंग व्हील उसके हाथ में है? बिल्कुल यही सवाल उठता है। तो इसका क्या मतलब है? क्या बहुत कुछ बैकग्राउंड में चल रहा है अनकॉन्शियसली, जैसे कोई ऑटो पायलट? हाँ, ऐसे ही लगता है जैसे दिमाग में कोई ऑटो पायलट लगा हो जो ज्यादातर चीजें खुद ही निपटा लेता है बिना हमें बताए। आपने सही समझा। इसको समझने का एक बहुत अच्छा मॉडल है जो नोबेल विजेता डैनियल कानेमन ने दिया है, सिस्टम 1 और सिस्टम 2 थिंकिंग। ओह हाँ, सिस्टम 1 और सिस्टम 2 सुना है इसके बारे में। हाँ, तो सिस्टम 1 जो है वो तेज है, ऑटोमेटिक है, इंट्यूटिव है और ज्यादातर अनकॉन्शियस है। यही हमारे रोजमर्रा के ज्यादातर काम संभालता है, जैसे चेहरे पहचानना, 2+2 का जवाब देना, या अगर आप एक्सपर्ट ड्राइवर हैं तो ट्रैफिक में गाड़ी चलाना। इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगती। राइट। और दूसरी तरफ है सिस्टम 2। ये धीमा है, सोच विचार वाला है, लॉजिकल है और कॉन्शियस एफर्ट मांगता है। जैसे कोई मुश्किल मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करना। हाँ, या कोई नई भाषा सीखना, या 2 जॉब ऑफर्स के फायदे नुकसान तौलना। ये सब सिस्टम 2 का काम है। ठीक है। और ज्यादातर जो सिंपल डिसीजन होते हैं ना, जैसे क्या पहनना है, नाश्ते में क्या खाना है, ये सब ज्यादातर सिस्टम 1 के ही होते हैं। अच्छा, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो हम सिंपल डिसीजन पर ओवर थिंक करते हैं वो असल में सिस्टम 2 का बेवजह कूद पड़ना है? हाँ, मतलब सिस्टम 1 ने तो फट से कोई गट फीलिंग दे दी, जवाब दे दिया, पर सिस्टम 2 वो लॉजिकल वाला दिमाग बीच में आकर उस पर सवाल उठाने लगता है
या उसके लिए कारण ढूंढने लगता है और हम उसी चक्कर में फंस जाते हैं? बहुत हद तक यही मुमकिन है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे ऑटो पायलट सिस्टम 1 ने प्लेन उड़ा दिया और सिस्टम 2 कॉकपिट में आकर कह रहा है रुको रुको, पक्का यही रास्ता सही है, सारे इंस्ट्रूमेंट्स चेक किए, फ्यूल कितना है, जबकि डेस्टिनेशन बस सामने ही हो। हाँ, सही है। और एक और दिलचस्प बात है, सिस्टम 1 पर उन चीजों का भी असर होता है जिन पर हमारा ध्यान तक नहीं जाता। इसे प्राइमिंग कहते हैं। प्राइमिंग, ये क्या भला है? प्राइमिंग मतलब जैसे किसी एक चीज के संपर्क में आने से, चाहे वो कोई शब्द हो, कोई तस्वीर हो या कोई आइडिया, हमारे दिमाग में उससे जुड़े हुए दूसरे विचार एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर ये हमारे बाद के बर्ताव को अफेक्ट करते हैं बिना हमें पता चले। ओके, कोई उदाहरण? हाँ, एक क्लासिक स्टडी है। उसमें जिन लोगों को अनजाने में बुढ़ापे से जुड़े शब्द दिखाए गए, जैसे फ्लोरिडा, ग्रे, रिंकल, बिंगो, ऐसे शब्द, वो लोग बाद में एक्सपेरिमेंट वाले कमरे से बाहर निकलते समय अनजाने में ही धीरे चलने लगे। अरे, सच में उन्हें पता भी नहीं चला? बिल्कुल नहीं। उनसे पूछा गया तो उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि वो धीरे क्यों चल रहे हैं। वो शब्द उनके दिमाग में बुढ़ापे का कॉन्सेप्ट एक्टिवेट कर गए और उनका बिहेवियर बदल गया। अरे हाँ, ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे शॉपिंग में होता है कि आंखों के लेवल पे जो सामान रखा होता है वो ज्यादा बिकता है। बिल्कुल। या स्टोर में जो म्यूजिक बज रहा होता है उससे हमारी खरीदने की आदतें बदल जाती हैं। धीमा म्यूजिक तो लोग ज्यादा देर रुकते हैं, शायद ज्यादा खरीदते हैं। सही कहा। फ्रेंच म्यूजिक बज रहा हो तो फ्रेंच वाइन ज्यादा बिकने लगती है। हमें लगता है हम चुन रहे हैं, पर शायद माहौल हमसे चुनवा रहा है। एग्जैक्टली। और वो माइंडलेस ईटिंग वाला एग्जाम्पल भी तो है। हाँ, वो बड़े पैकेट वाला। हाँ, ब्रायन वानसिंग की रिसर्च कि लोग बड़े डिब्बों से या बड़ी प्लेटों से अनजाने में ज्यादा खा लेते हैं, चाहे भूख हो या ना हो। सही बात है। मतलब दिखना और आसानी वो भूख से ज्यादा जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। और फिर आती हैं आदतें, हैबिट्स। ओ हाँ, आदतें। एक रिसर्च के मुताबिक हमारे रोज के लगभग 43% काम आदतन होते हैं। 43%? ऑलमोस्ट आधा। हाँ, मतलब लगभग आधे काम हम सोच समझ कर नहीं, बल्कि आदत के तौर पर करते हैं। किसी खास कॉन्टेक्स्ट या क्यू से वो ट्रिगर हो जाते हैं। जैसे सुबह उठते ही सबसे पहले फोन चेक करना। बिल्कुल। या काम से घर आते ही टीवी ऑन कर देना, या बोर होते ही सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। ये सब ऑटोमेटिक है, सिस्टम 1 का काम। और मुश्किल ये है कि आदतें इतनी पक्की होती हैं कि वो तब भी बनी रहती हैं जब वो हमारे कॉन्शियस गोल्स के खिलाफ हों। मतलब जैसे कोई सिगरेट छोड़ना चाहता है, उसका कॉन्शियस गोल है सिगरेट नहीं पीना, पर जैसे ही स्ट्रेस हुआ हाथ अपने आप सिगरेट की तरफ बढ़ जाता है। या कोई वजन कम करना चाह रहा है, पर टीवी देखते हुए चिप्स का पैकेट खोल लेता है, यहाँ कॉन्शियस चुनाव हार जाता है और ऑटोमेटिक आदत जीत जाती है। यार ये तो है, पर अगर इतना सब कुछ ऑटोमेटिक है, इतनी आदतें हैं, प्राइमिंग है, तो फिर हमें ये एहसास इतना रियल क्यों लगता है कि मैंने ये फैसला लिया है? ये जो अंदर से फीलिंग आती है कि हाँ ये मेरी चॉइस है, इसका क्या चक्कर है? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसे कुछ रिसर्चर्स ने इंट्रोस्पेक्शन इल्यूजन कहा है। इंट्रोस्पेक्शन इल्यूजन मतलब अपने अंदर झांकने का भ्रम। हाँ, हमें लगता है कि हम अपने अंदर देखकर जान सकते हैं कि हम कोई काम क्यों कर रहे हैं, हमारे असली इरादे क्या हैं। पर असल में हम अक्सर अपने बर्ताव के लिए बाद में कहानियां गढ़ लेते हैं, ऐसी एक्सप्लेनेशंस बना लेते हैं जो लॉजिकल लगती हैं, पर जरूरी नहीं कि वही असली वजह हो। मतलब हम अपने एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए बाद में कारण बनाते हैं। काफी हद तक हमारा दिमाग कारण और प्रभाव समझने के लिए बना है, तो जब उसे अपने ही बर्ताव का असली अनकॉन्शियस कारण पता नहीं होता, तो वो एक अच्छी भरोसे लायक कहानी बना लेता है। अच्छा, इसका एक बहुत फेमस उदाहरण है स्प्लिट ब्रेन पेशेंट्स की स्टडीज से। स्प्लिट ब्रेन, जिनके दिमाग के दोनों हिस्से जुड़े नहीं होते? हाँ, जिनका कॉर्पस कैलोसम कटा होता है, अक्सर मिर्गी के इलाज के लिए, तो उनका लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर आपस में बात नहीं कर पाते। लेफ्ट वाला हिस्सा भाषा संभालता है, राइट वाला और चीजें। ठीक है। तो एक एक्सपेरिमेंट में पेशेंट के राइट हेमिस्फीयर को, जो देख सकता था पर बोल नहीं सकता, एक कमांड दिखाया गया, चलो। ओके। तो पेशेंट उठा और चलने लगा। अब उससे पूछा गया उसके लेफ्ट हेमिस्फीयर से, जो बोल सकता था पर जिसने कमांड नहीं देखा था, कि भाई तुम क्यों चल रहे हो? हाँ, क्या जवाब दिया? उसने कहा मुझे प्यास लगी थी, मैं कोक लेने जा रहा था। अरे, मतलब लेफ्ट ब्रेन को असली वजह कमांड पता ही नहीं थी, तो उसने फटाफट एक लॉजिकल लगने वाली कहानी बना दी। एग्जैक्टली। उसने बस एक प्लॉजिबल वजह गढ़ ली। अच्छा, ये तो कमाल है। तो इसका मतलब जब हम किसी सिंपल चॉइस पर सोचते रह जाते हैं, जैसे कौन सी मूवी देखें या कौन सा गाना सुने, तो शायद हम बस एक
अच्छी लॉजिकल कहानी बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं उस फैसले के लिए जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में पहले ही हो चुका है या बाहरी फैक्टर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो चुका है। काफी हद तक यही तस्वीर उभरती है। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि हमारा कॉन्शियस माइंड एक तरह से सरकार के प्रेस सेक्रेटरी जैसा है जो सीईओ अनकॉन्शियस माइंड के फैसलों को दुनिया के सामने सही ठहराता है। हाँ, ये अच्छा एनालॉजी है। हाँ, कॉन्शियस माइंड अक्सर रैशनलाइज करने का, तर्क गढ़ने का काम करता है। ठीक है, मान लिया, पर कभी-कभी सिंपल चॉइसेस सच में मुश्किल लगते हैं। मतलब ऐसा नहीं लगता कि फैसला हो गया है और मैं बस कहानी बना रहा हूँ। वाकई में मुश्किल लगता है यार। जैसे सुबह बहुत सारा मेंटल काम करने के बाद दोपहर के खाने में क्या खाना, ये सोचना भी पहाड़ जैसा लगता है। उसका क्या? हाँ, ये भी होता है। और यहाँ पर सिचुएशनल फैक्टर्स यानी उस वक्त के हालात और हमारी उस वक्त की दिमागी हालत का रोल आता है। अच्छा, सोशल साइकोलॉजी बार बार दिखाती है कि हमारा माहौल, हमारी सिचुएशन, हमारे बर्ताव को हमारी पर्सनैलिटी या कॉन्शियस इरादों से ज्यादा बेहतर तरीके से प्रिडिक्ट कर सकती है। जैसे वो मिलग्राम के एक्सपेरिमेंट्स। हाँ, स्टैनले मिलग्राम के ओबीडियंस एक्सपेरिमेंट्स, जहां आम लोग एक अथॉरिटी फिगर के कहने पर दूसरों को बिजली का झटका देने को तैयार हो गए थे। या फिलिप जिम्बार्डो का स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट। हालांकि उसकी मेथोडोलॉजी पर अब कुछ सवाल उठते हैं। हाँ, पर उसने शुरू में बहुत असर डाला था। हाँ, जिसमें गार्ड और कैदी का रोल निभाने वाले स्टूडेंट सच में वैसा ही बिहेव करने लगे थे। बिल्कुल। ये दिखाता है कि सिचुएशन कितनी पावरफुल हो सकती है। और ये सिर्फ बड़े एक्सपेरिमेंट्स की बात नहीं है, छोटी छोटी चीजें भी असर डालती हैं। हाँ। रिसर्च दिखाती है कि जैसे धूप वाले दिन लोग अजनबियों की ज्यादा मदद करते हैं। अच्छा। धूप से भी। हाँ। या जैसे जजेस, वो लंच से ठीक पहले जब भूखे होते हैं तब ज्यादा सख्त सजा सुनाते हैं बजाय लंच के बाद के। अरे बाप रे। या गर्म कमरे में स्टूडेंट्स टेस्ट में बुरा परफॉर्म करते हैं। अब अगर हम इसे बड़ी पिक्चर से जोड़ें, हाँ, तो ये फ्री विल के आइडिया के लिए थोड़ा चिंताजनक है। हाँ यार, बिल्कुल। क्योंकि ये दिखाता है कि हमारे फैसले ऐसी फालतू चीजों से भी प्रभावित हो जाते हैं जिन्हें हम नोटिस तक नहीं करते। सही कहा। और शायद मानना भी नहीं चाहेंगे कि इनसे असर पड़ा। और फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डिसीजन फटीग और ईगो डिप्लीशन। डिसीजन फटीग मतलब फैसले लेने की थकान। हाँ, रॉय बोमिस्टर और उनके साथियों का ये सिद्धांत है कि हमारी विल पावर या सेल्फ कंट्रोल एक लिमिटेड रिसोर्स है। अच्छा। एक मसल की तरह जो इस्तेमाल करने से थक जाती है। अच्छा। तो जब हम लगातार फैसले लेते हैं, चाहे छोटे छोटे ही क्यों ना हो, या सेल्फ कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे किसी टेम्पटेशन को रेजिस्ट करना, हाँ। तो हमारी ये विल पावर मसल थक जाती है। इसे ईगो डिप्लीशन कहते हैं। मतलब जैसे फोन की बैटरी डाउन हो जाती है, वैसे हमारी फैसले लेने की पावर भी कम हो जाती है। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। और जब ये बैटरी लो होती है तो क्या होता है? हम आसान रास्ते चुनते हैं। हाँ। हम ज्यादा इम्पल्सिव हो जाते हैं, मुश्किल चीजों को टाल देते हैं और जो सबसे आसान या डिफॉल्ट ऑप्शन होता है उसी के साथ चले जाते हैं। अच्छा। वो जजों वाला उदाहरण फिर से देखिए। स्टडीज दिखाती हैं कि जज दिन की शुरुआत में या लंच ब्रेक के ठीक बाद ज्यादा पैरोल देते हैं। हाँ, जब फ्रेश होते हैं। बिल्कुल। और जैसे जैसे दिन बीतता जाता है वो ज्यादा फैसले ले चुके होते हैं, उनकी बैटरी डाउन होती जाती है, तो पैरोल देने की संभावना कम होती जाती है। वो डिफॉल्ट ऑप्शन यानी पैरोल ना देना पर आ जाते हैं, क्योंकि पैरोल देने में ज्यादा सोचना, ज्यादा मेहनत लगती है। ओह, तो मतलब जब हमें कोई सिंपल सा फैसला लेना भी मुश्किल लग रहा हो, जैसे शाम को क्या पकाना है, तो ये शायद इस बात का सिग्नल है कि हमारी फैसले लेने वाली बैटरी लो है। हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। और जिसे हम ओवरथिंकिंग समझ रहे हैं वो असल में दिमागी थकान है, डिसीजन फटीग है। सो व्हाट इज दिस ऑल मीन? ये तो पूरी कहानी ही बदल देता है। हाँ, ये एक बहुत जरूरी पहलू है। ज्यादा सोचना हमेशा किसी गहरी फिलोसॉफिकल दुविधा के बारे में नहीं होता। कई बार वो बस कॉग्निटिव लोड और थकान का नतीजा होता है। यार, ये सब सुनकर तो थोड़ा डिप्रेसिंग सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम सब बस कठपुतलियां हैं। हमारे अनकॉन्शियस बायसेस, प्राइमिंग, आदतें, माहौल, थकान, ये सब हमें नचा रहे हैं। तो क्या कोई असली चॉइस है ही नहीं? क्या हमारा कॉन्शियस में एकदम फालतू है? नहीं, इतनी भी निराशाजनक तस्वीर नहीं है। थोड़ी उम्मीद है। शायद हमें वैसी पूरी एब्सोल्यूट फ्री विल ना मिले जैसी फिलॉसफी में सोचते हैं। हाँ। मतलब भौतिक नियमों से पूरी तरह आजाद होकर कुछ भी चुन लेना, शायद वो ना हो। पर चेतना, कॉन्शियसनेस एकदम बेकार नहीं है। इसके कुछ जरूरी काम हो सकते हैं, जैसा कुछ एक्सपर्ट्स मानते। जैसे कि पहला, लिबर्ट ने खुद भी अपने एक्सपेरिमेंट में एक पॉसिबिलिटी देखी थी जिसे उन्होंने फ्री वोंट कहा। फ्री वोंट, फ्री विल नहीं, फ्री वोंट मतलब संकल्प नहीं। हाँ,
उनका मानना था कि भले ही हम एक्शन को कॉन्शियसली शुरू ना करते हों, पर एक्शन होने से ठीक पहले के कुछ मिलीसेकंड्स में हम उसे रोक जरूर सकते हैं, वीटो कर सकते हैं। अच्छा, मतलब दिमाग ने कलाई मोड़ने का सिग्नल भेज दिया, पर आखिरी मोमेंट पर हमने कॉन्शियसली उसे रोक लिया। हाँ, लगभग 100-200 मिलीसेकंड का विंडो होता है जिसमें हम उसे रोक सकते हैं। तो ये भी एक तरह का कंट्रोल है। शायद हम एक्सेलरेटर ना दबाएं, पर ब्रेक लगा सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग है। मतलब किसी बुरी आदत को रोकना या गुस्से पर काबू पाना, वो इसी फ्री वॉन्ट का इस्तेमाल हो सकता है। बिल्कुल। दूसरा, चेतना का काम क्या है? कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चेतना हमें फ्यूचर को सिमुलेट करने में मदद करती है। फ्यूचर सिमुलेट करना मतलब अलग अलग ऑप्शंस के क्या नतीजे हो सकते हैं, इसकी कल्पना करना, फिर उनके बीच तुलना करना, चुनना। ये थॉमस मेट्जिंगर जैसे फिलोसोफर्स का आइडिया है। अच्छा। या फिर स्टेनिस्लास डेहन जैसे न्यूरोसाइंटिस्ट मानते हैं कि चेतना एक ग्लोबल वर्कस्पेस की तरह है। ग्लोबल वर्कस्पेस। हाँ, जहां ब्रेन के अलग अलग हिस्सों से इंफॉर्मेशन आकर इंटीग्रेट होती है। इससे हम ज़्यादा फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स दे पाते हैं सिचुएशन के हिसाब से। ये कॉम्प्लेक्स फैसलों के लिए ज़रूरी है जहां ऑटो पायलट काम नहीं करता। ठीक है। तो ये फ्यूचर प्लानिंग और फ्लेक्सिबिलिटी में मदद करती है। हाँ। और तीसरा है मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन, ये क्या होता है? अपनी सोच के बारे में सोचना, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। अच्छा। अपने आप आने वाले विचारों, फीलिंग्स, इच्छाओं को नोटिस करना, उनका मूल्यांकन करना और फिर शायद उन्हें बदलने की कोशिश करना। और इसे ट्रेन किया जा सकता है। जैसे माइंडफुलनेस मेडिटेशन से हम अपने विचारों को बिना जज किए देखना सीखते हैं, या सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी से हम नेगेटिव ऑटोमेटिक विचारों को पहचान कर उन्हें चैलेंज करना सीखते हैं। हाँ, सही। तो ये दिखाता है कि हम अपने ऑटो पायलट पर कुछ हद तक असर डाल सकते हैं, उसे रीप्रोग्राम कर सकते हैं। दिस रेजेज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कर्ता होने का मतलब क्या हमेशा शुरू करना ही होता है, या कंट्रोल करना और चुनना कि कब इंटरफेयर करना है, ये भी कर्ता होने का हिस्सा है। ठीक है, तो ये थोड़ी राहत की बात है। मतलब हम पूरी तरह से पपेट्स नहीं हैं। शायद कुछ हद तक वीटो पावर है और हम अपनी सोच पर सोचकर उसे बदल सकते हैं। पर फिर सवाल उठता है कि अगर फ्री विल पूरी तरह सच नहीं है, अगर ये काफी हद तक एक इल्यूजन है, तो ये मैं कंट्रोल में हूं वाली फीलिंग इतनी स्ट्रांग क्यों है? इवोल्यूशन ने हमें ये भ्रम क्यों दिया, अगर ये पूरी तरह सच नहीं है? हाँ, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसके कई संभावित इवोल्यूशनरी कारण हो सकते हैं। पहला, एजेंसी की फीलिंग, मतलब ये महसूस करना कि हम अपने एक्शन के कर्ता हैं। ये हमें सीखने और फ्यूचर के लिए प्लान बनाने में मदद करती है। कैसे? अगर हमें लगे कि हमारे एक्शन का नतीजों पर कोई असर ही नहीं पड़ता, तो हम कोशिश करना क्यों सीखेंगे? ये फीलिंग हमें मोटिवेट करती है। हाँ, बात तो सही है। दूसरा, अपनी चॉइसेस के बारे में कहानियां बनाना, उन्हें रैशनलाइज करना, ये सोशल कोऑपरेशन के लिए बहुत जरूरी है। सोशल कोऑपरेशन मतलब सामाजिक सहयोग। हाँ, जब हम कहते हैं मैंने ये इसलिए किया क्योंकि, तो हम दूसरों को अपने इरादे बताते हैं। इससे भरोसा बनता है, लोग हमें जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। समाज में नियम, नैतिकता, ये सब इसी पर टिके हैं। अच्छा, हाँ। अगर सब कहें कि पता नहीं ये कैसे हो गया, मैंने नहीं किया, तो समाज चल ही नहीं पाएगा। बिल्कुल। तो ये कहानी बनाने की क्षमता ये सोशल ग्लू की तरह काम करती है। और डैनियल वेगनर ने तो ये भी कहा कि कॉन्शियस विल का जो एक्सपीरियंस है वो शायद एक इमोशन जैसा है। इमोशन जैसा? हाँ, एक फीलिंग जो हमें ये पहचानने में मदद करती है कि कौन से एक्शन मेरे हैं और कौन से बाहरी घटनाओं के नतीजे। ये हमें अपने एक्शन को ओन करने में मदद करती है, जो सीखने के लिए जरूरी है। तो ये इल्यूजन भले ही पूरी तरह सच ना हो, प्रैक्टिकल लिहाज से हमारे सर्वाइवल और सोशल लाइफ के लिए बहुत फायदेमंद रहा होगा। ओके। तो इन सब बातों का निचोड़, बॉटम लाइन ये लग रही है कि सिंपल डिसीजंस पर ओवरथिंकिंग अक्सर इसलिए होती है क्योंकि हमारे अनकॉन्शियस ऑटोमेटिक प्रोसेस जैसे सिस्टम 1, आदतें, प्राइमिंग, और हमारे कॉन्शियस एक्सपीरियंस और रैशनलाइजेशन जैसे सिस्टम 2, इंट्रोस्पेक्शन, इल्यूजन के बीच एक गैप है, या कह लें टकराव है। हाँ, बिल्कुल। और इस पर हमारी थकान, हमारा माहौल और हमारी उस वक्त की डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, इन सब का भी बहुत बड़ा रोल होता है। एकदम सही। और ये समझना जरूरी है कि ये एक स्पेक्ट्रम है। कुछ बिल्कुल ऑटोमेटिक, कुछ में बहुत कॉन्शियस सोच शामिल, ज्यादातर रोज के फैसले कहीं बीच में हैं। तो शायद असली गोल परफेक्ट फ्री विल पाना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग की इन अलग अलग प्रणालियों को बेहतर समझना है कि कब ऑटो पायलट चल रहा है, कब कॉन्शियस कंट्रोल है, कब थकान हावी है। और
और फिर हम अवेयरनेस, मेटाकॉग्निशन बढ़ाकर और अपने एनवायरनमेंट और हैबिट्स को कॉन्शियसली शेप करके कुछ हद तक एजेंसी हासिल कर सकते हैं, अपने ऑटो पायलट को थोड़ा बेहतर बना सकते हैं। तो शायद असली आज़ादी हर छोटे फैसले को कॉन्शियसली लेने की मशक्कत में नहीं है, जो शायद मुमकिन भी नहीं और बहुत थकाने वाला भी होगा। हाँ, बल्कि कॉन्शियसली ये चुनने में है कि हम कौन सी आदतें और कौन से ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं। एक तरह से अपना खुद का बेहतर ऑटो पायलट डिजाइन करना। वाह, ये सोचने का एक बहुत ही दिलचस्प और पावरफुल तरीका है। अपनी आदतों और माहौल को बदलना ताकि हमारा ऑटो पायलट हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ अलाइन हो जाए। शायद यही असली सेल्फ डिटर्मिनेशन है। तो ये थी हमारी आज की चर्चा इस बात पर कि हम सिंपल फैसलों पर भी इतना क्यों उलझ जाते हैं। उम्मीद है इससे कुछ सोचने को मिला होगा। बिल्कुल, मुझे तो बहुत मजा आया इस बातचीत में। Okay, so we hope you liked our today's discussion. For more such discussions, subscribe to our channel Talk and Heal. See ya!